मॉर्निंग बच्चों। प्रकरण वृत्त लेसन नंबर 3 पढ़ाया जा रहा है। उसमें एक एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 बता दिया गया है और 3.3 आज बताने जा रहे हैं। 3.3 बताने के पहले 3 ठो कथन बता रहे हैं, उस कथन को याद करना जिससे कि 3.3 के एक्सरसाइज में वो सवाल लगाते समय आपको सुविधा हो। तो पहला कथन है दीर्घ चाप का माप। दीर्घ चाप का माप बराबर 360 अंश ऋण लघु चाप का माप। लघु चाप का माप। लघु चाप का माप। समझा कि नहीं? यह एक सूत्र है। उसके बाद जो है दूसरा कथन है सेकंड। देखिए सेकंड में दिया है एक ही वृत्त के सर्वांग सम। एक ही वृत्त के सर्वांग सम चापों की सम्मुख जीवाएं सर्वांग सम होती हैं। क्या होती हैं? सर्वांग सम होती हैं। तीसरा कथन एक ही वृत्त के सर्वांग सम जीवाओं के सम्मुख चाप सर्वांग सम होते हैं। अब एक चीज देखिए, अगर दीर्घ चाप का माप क्या होता है? 360 अंश ऋण लघु चाप का माप। और सेकंड है कि एक ही वृत्त, अगर एक वृत्त में दो चाप बराबर है तो उनके सामने की जीवा क्या होगी? बराबर होगी। अगर चाप बराबर होगी तो जीवा क्या होगी? बराबर होगी। और एक ही वृत्त में अगर जीवा बराबर होगी तो उसके सामने का चाप भी क्या होगा? वह बराबर होगा। तो यह तीनों कथन सवाल में उपयोग होगा। अब आते हैं सवाल पर। एक्सरसाइज फिगर प्रश्न नहीं लिखता हूँ, केवल फिगर ड्रा कर देता हूँ। तो फिगर ड्रा कर देता हूँ तो आप जो है अपने बुक से 3.3 में 3 सवाल दिया गया है। तो पहला सवाल मैं लेता हूँ। कौन सा? पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिगर दिया गया है, केंद्र सी है, वृत्त दिया गया है। समझ में आया? केंद्र क्या है? सी है। इसमें एक बिंदु डी है, एक बिंदु जी है, एक बिंदु एफ है और एक बिंदु ई है। तो यह डी सी को मिलाया गया है, सीई को मिलाया गया है, सीएफ को मिलाया गया है। इसमें दिया गया है, देखिए भूमिति का जो भी प्रश्न उसमें दत्त साध्य रचना उत्पत्ति लिखना जरूरी होता है। पहले दत्त लिख लेंगे। प्रश्न में जो चीज दिया गया है, प्रश्न में क्या दिया है कि कोण ईसीएफ बराबर 70 अंश दिया गया है और चाप डीजीएफ बराबर 200 अंश दिया। कितना दिया? तो साध्य करना है। क्या करना है? साध्य देखिए क्या दिया गया है। साध्य दिया गया है चाप डीई तथा चाप डीईएफ का माप ज्ञात करो। हमको माप ज्ञात करना है। साध्य में रचना है नहीं, उपपत्ति लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उपपत्ति। समझा? उपपत्ति में क्या करेंगे? कोण दिया गया है ईसीएफ, यह कोण 70 अंश है। कितना है? 70 अंश है। तो इस कोण के सामने का जो चाप ईएफ देख रहे हैं ना, ये दोनों बराबर है।
चाप ई एफ बराबर कोण ई सी एफ। क्यों? केंद्रीय कोण जो होता है सम्मुख चाप के बराबर होता है, पहले बताया हमने। तो लिख लेंगे चाप ई एफ बराबर कोण ई सी एफ। केंद्रीय कोण का सम्मुख चाप, पहले बताया है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 70। कितना दिया है? 70। तो चाप ई एफ का मान निकल गया, समझा कि नहीं? और इसमें चाप डी जी एफ दिया है 200। देखो चाप डी जी एफ 200 और चाप ई एफ जो है 70। तो चाप डी हम निकाल सकते हैं। कैसे? तीन चाप को जोड़ देंगे, लिखेंगे चाप डी ई धन चाप ई एफ धन चाप डी जी एफ, चाप डी जी एफ बराबर 360। मालूम है क्यों? क्योंकि वृत्त के सभी चापों के मापों का योगफल कितना होता है? 360। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त के चाप के माप का योग। वृत्त के चाप का माप का योग क्या होता है? 360। अब वैल्यू रखेंगे। तो चाप डी ई धन चाप, इसका वैल्यू दिया गया ई एफ का कितना दिया है? 70। कितना दिया है? 70। और इसका कितना दिया है? 200। कितना दिया है? 200 बराबर 360। तो यह बराबर हो जाएगा चाप डी ई धन 270 बराबर 360। तो चाप डी ई बराबर क्या हो जाएगा? 360 ऋण 270। तो घटा देंगे तो कितना आएगा? 90 कितना आएगा? 90। तो चाप डी ई बराबर हो जाएगा 90। यह उत्तर हो गया पहले सवाल का। समझ में आएगी नहीं? इसलिए हो गया। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3.3 का इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है इसका पहले फिगर देख लीजिए। एक वृत्त दिया गया है, इसमें 2 जीवा खींची गई है ऐसा। एक जीवा ए बी है और एक जीवा सी डी है। यह केंद्र है। केंद्र से दोनों जीवाएं गुजरती नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। केंद्र से जीवाएं क्या करती हैं? गुजरती नहीं है। प्रश्न विद्युत लिखना है। प्रश्न मैं नहीं लिख रहा हूँ, बता दिया पहले से, क्योंकि प्रश्न लिखने में टाइम जा रहा है। तो डायरेक्ट लेते हैं। दिया है कि जीवा ए बी सर्वांग सम जीवा क्या होता है? सी डी। यह दिया गया है। साध्य करना है, साध्य करना है चाप एसी सर्वांग सम चाप बीडी। उपपत्ति क्या है? उपपत्ति। रचना प्रश्न नहीं है, नहीं रचना लिखते है कि नहीं है? अब देखिए लिखेंगे जीवा ए बी सर्वांग सम जीवा सी डी। क्यों? यह दत्त है, दिया गया है। क्या है? दिया गया है। इसलिए चाप ACB चाप AC
चाप AC B सर्वांग सम चाप CBD, चाप CBD। क्यों? सर्वांग सम जीवाओं के सम्मुख चाप, सम्मुख चाप, ध्यान रखिएगा, सर्वांग सम जीवाओं का सम्मुख चाप। अब चाप AC भी दो चाप से मिलकर बना है, चाप AC और चाप BC। क्या लिख लेंगे? चाप AC धन चाप CB, चाप CB सर्वांग सम, और चाप CBD भी चाप CB धन चाप BD से बना है, चाप CB धन चाप BD। समझ में आया? तो चाप BC चाप CB चाप CB चाप BC से कट जाएगा, तो बचेगा चाप AC सर्वांग सम चाप BD, चाप BD। समझा? तो यह सिद्ध करना था, यही सिद्ध हो गया। समझा कि नहीं? तो इसमें 3 सवाल दिया था, 3 सवाल में मैंने 2 सवाल आपको बता दिया। अब तीसरा पॉइंट आता है जो बता रहे हैं अंतर्लिखित कोण। अंतर्लिखित कोण, अंतर्लिखित कोण, ये न्यू टॉपिक है और साथ साथ ये इम्पोर्टेंट भी है। समझ में आया? इसलिए इसको जो है बता रहे हैं अच्छे से, और इसमें प्रमेय भी दिया है। पहले अब अंतर्लिखित कोण को समझ ले कि अंतर्लिखित कोण बनता कैसे है। जैसे ये फिगर है, ABC, तो यह जो कोण बनेगा अंतर्लिखित कोण कहलाएगा। समझा? AX ABX ABXC AXC, ये चाप देख रहे हैं AXC। अंतर्लिखित कोण क्या होता है? जब किसी कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त पर स्थित हो। देखो B बिंदु क्या है? वृत्त पर स्थित है, और कोण की भुजाएं उसी चाप के अंतखंडित में हो। यानी ये चाप ABC देख रहे हैं, यह कोण इसी चाप पर स्थित है, और ये जो चाप AX इसके सम्मुख चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम्मुख चाप। लेकिन देखो, जैसे यह अंतर्लिखित कोण ABC क्या है? ABC एक अंतर्लिखित कोण है, एक अंतर्लिखित कोण है। क्या है? अंतर्लिखित कोण है। आए समझ में? लेकिन दूसरे फिगर में, पहले फिगर में ये जो पहला फिगर, लेकिन जो दूसरा फिगर बना है, ये देखिए, ये फिगर ऐसा अगर बनता है PQR, यह मान लो Y है, तो कोण PQR, दूसरे पॉइंट में कोण PQR अंतर्लिखित कोण नहीं है। क्या है? नहीं है। क्या है? अंतर्लिखित कोण नहीं है, यह अंतर्लिखित कोण नहीं है। तीसरा फिगर देख लीजिए, ऐसा भी फिगर हो सकता है, X Y Z। थर्ड फिगर, सेकंड फिगर था, यह थर्ड फिगर है। थर्ड में कोण X Y Z अंतर्लिखित कोण नहीं है, नहीं है। अब देखिए, ये थर्ड फिगर है। अब ध्यान दीजिए, कोण ABC क्या है?
अंतर्लिखित कोण है। क्यों अंतर्लिखित कोण है? क्योंकि कोण बी का शीर्ष बिंदु क्या है? वृत्त पर स्थित है, और कोण पी क्यू आर का शीर्ष बिंदु कहाँ गया? कोण के बाहर चला गया है, इसलिए यह भी नहीं हो सकता, और यह अंतर्भाग में इसलिए यह भी नहीं हो सकता है। तो कोण का अंतर्लिखित इस प्रकार बनता है। प्रमेय का कथन आज बता देते हैं। प्रमेय का कथन, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। कथन है, देखिए, अंतर्लिखित कोण, अंतर्लिखित कोण खंडित चाप का आधा होता है, इसके लिए 3 कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है? 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन है जब केंद्र कोण के अंतःभाग में हो, इसमें अंतःभाग में हो। पहली सिचुएशन है। फिगर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा अभी आपका। जैसे आप फिगर देख रहे हैं, नाम लिख लीजिए ए बी सी, यह चाप मान लो एक्स है। कोण ए बी सी बराबर 1/2 यम चाप ए एक्स सी। यह कथन है। क्या है? कथन है। समझ में आया? यह कथन है, दिया गया है। तो इसमें जो है 3 कंडीशन होती है। जब केंद्र कोण के अंतःभाग में, पहली कंडीशन जब केंद्र कोण की भुजा पर, यानी ये जैसे मान लो केंद्र यहाँ पर है, यही केंद्र यहाँ पर आ जाए, भुजा पर आ जाए। और तीसरी कंडीशन जब केंद्र कोण के बाह्य भाग में हो, यानी बाहर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। वृत्त अंदर रहेगा लेकिन बाह्य भाग में रहेगा। तो तीनों में से अभी तक ऐसा नहीं पूछा है कि इस कंडीशन में, जैसे सिद्ध करो कि अंतर्लिखित कोण का माप अंतःखंडी चाप का आधा होता है जब केंद्र कोण के बाह्य भाग में हो, या अंतःभाग में हो, या कोण की भुजा पर। ऐसा नहीं देता है, वो डायरेक्ट देता है। लेकिन मैं कल इसको बताऊंगा आपको। आया बात समझ में? इस पर मैं सिद्ध करूंगा एक पार्ट, बाकी 2 पार्ट आप देख लीजिएगा, नहीं पूछ लेने का, लेकिन पर मैं बताएंगे इसका। और दूसरा चीज, जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर, एक ही बार सब्सक्राइब करेंगे तो जितना वीडियो मैं बनाऊंगा सब आपके मोबाइल पे जाता रहेगा, और लाइव भी कर दीजिएगा। आए समझे? चाहे 8वीं को बनाए, चाहे, क्योंकि 9वीं 10वीं से कनेक्टेड है, तो 9वीं भी बनाएंगे तो भी आपको मिलता रहेगा। समझा कि नहीं? तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक ही बार करना पड़ता है, और फिर कॉपी आपको बनाना जरूरी है। आए बात समझ में? तो जो आज बता रहे हैं, पर सवाल बताए, प्रमेय का कथन दिया, और कंडीशन जो शर्तें होती है कथन, उसको याद करें, तभी आपको सवाल समझ में आएगा। तो अभी ये जो कम से कम 10 दिन चलेगा चैप्टर, लंबा चैप्टर है, इसको खत्म करने के बाद ही दूसरा चैप्टर ले सकते हैं। और आज मैं जो है 21 से फोटो खींच करके आपके मोबाइल पर डाल देता हूँ, और उसको सवाल लगा करके भेजना है सबको। आया समझ में? मोबाइल पर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।